Pakistan is a very strong nation और nobody should take us for granted. Nothing, कोई पर्सनल लाइफ, कोई मी टाइम, नथिंग। आर्मी चीफ को भी रजिया ने लेटर लिखा था कि मेरे पापा को सेव करने के लिए आप भी कैंपेन करें। यासीन मलिक साहब का आपके साथ जो था प्यारो, लव एट फर्स्ट साइट उसको हम कह सकते हैं, तो वो कैसे हुआ? लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है। उनकी पर्सनालिटी में बहुत बड़ी पावर सच की है। अल्लाह करे कि पाकिस्तान को भी ऐसे लीडर्स मिले जो मुल्क को जोड़ें, मुल्क को तोड़ें ना। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ मी फिज़ा रियाज एंड आई एम वजाहत खान और हम एक नए पॉडकास्ट के साथ आपके साथ मौजूद हैं। और हमारे हर पॉडकास्ट की सबसे जो मेन बात होती है ना, उसमें हमारे गेस्ट सुपर डुपर होते हैं और फिर उनकी बातें और ऐसी बातें होती हैं जिससे आपको पता चल सके कि एक इंसान कितना इन्फॉर्मेटिव हो सकता है और उसके साथ साथ कितनी डायरेक्शंस में काम कर सकते हैं। और ऐसी एक सुपर स्ट्रॉन्ग लेडी हमारे साथ आज के पॉडकास्ट में मौजूद हैं। अच्छा, मुझे उनका तारुफ करवाते हुए इतनी खुशी इस वजह से होती है, हम सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। जो सही में हकीकी मिसालें होती हैं ना, हम उनको इनकरेज नहीं करते। एग्जैक्टली वो रोल मॉडल हैं हमारी, ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि ग्लोबली उनको जो है ना फैसिनेट किया जाता है, उनको एडमायर किया जाता है। और इस वक्त पाकिस्तानी सियासत के अंदर, पाकिस्तानी गवर्नमेंट में अंदर उनका बहुत वाइटल किरदार है, बड़ा वाइटल रोल है। और इसी हवाले से बगैर किसी तमहीद के हमारे साथ स्पेशल असिस्टेंट टू पीएम फॉर ह्यूमन राइट्स मिशाल मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया मैम, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। Thank you. I'm really excited to be here. Podcast I love. और आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं, ये मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। एज ऑलवेज आप एज ऑलवेज हमेशा की तरह आप यू आर सच अ नाइस एंड हम्बल लेडी। और मैं जानना चाहूँगी सबसे पहले तो आपकी पर्सनल मूवमेंट के हवाले से, फिर हम कश्मीर कॉज की तरफ भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले उस सब की तरफ जाते हैं। सबसे पहले एक चीज जो मुझे बड़ी देर से वो हॉन्ट कर रही थी, बड़ी देर से पिंच कर रही थी, ये ब्लैक टी के अंदर ये स्ट्रॉ वाली क्या साइकिल, हमारे व्यूअर्स को ये भी बताएं। हम चाहते हैं कि पब्लिक अवेयरनेस भी थोड़ी सी इसके अंदर ऐड हो। या ब्लैक टी तो कुछ सालों से आई एम जस्ट लिटरली एडिक्टेड टू इट। मॉर्निंग स्टार्ट ही उसी से होती है। और इसका ये है कि आई वेंट टू द डेंटिस्ट एंड सिंपल रीज़न इज़ कि स्ट्रॉ इसमें जो डालते हैं, बिकॉज एक तो ब्लैक टी है, फिर लेमन है, तो आपका जो नेल आपका जो टीथ का जो एनामल होता है, अपर लेयर जो होती है, वो इसका कलर जो है वो उसको लग जाता है, येलोइश और डार्किश हो जाती है। तो आई वेंट टू द डेंटिस्ट एंड ही सेड स्ट्रिक्टली दैट if you're having 4 cups of black tea every day, now you have to so मैंने आप लोगों को भी ये कहा है कि पास है, बट मेरे पास नहीं है। आपसे इसलिए स्ट्रॉ मिला ही नहीं, सॉरी स्ट्रॉ मिला ही नहीं, ये आपसे इसलिए हमने कहलवाया। मैं कहता हूँ पता नहीं क्या पागल है, स्ट्रॉ के साथ पी रहा है। तो मिशाल साहिबा ने कहा उम्मीद है कि अब लोग इस बारे में भी ख्याल करेंगे। ये तो हो गया हमारा पब्लिक सर्विस मैसेज। एग्जैक्टली, ये हमारा हो गया पब्लिक सर्विस मैसेज। लेकिन अभी स्पेशल असिस्टेंट्स का एक आपको ओहदा मिला है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक अलग आप एक कॉज लेकर चल रही हैं और ये अलग से बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह मैनेज कर रही हैं? आई थिंक बहुत ही एक अल्लाह ने एक यूनिक अपॉर्चुनिटी दी और फिर एक इंटरम सेटअप था और उसके अंदर सारे एक्सपर्ट्स, टेक्नोक्रेट्स हैं और सबकी अपनी अपनी फील्ड्स के अंदर जो बड़ी खुशी होती है कि वो उसके अंदर उनकी महारत है। बट विमेन एम्पावरमेंट तो वो बीइंग यू आर अ वुमन, एम्पावर्ड वुमन, और औरत जहाँ कहीं भी हो, फाइटर अगर वो बाहर निकले, अपने आप को मनवाए, तो उसकी एक अपनी एक ज़ात की भी स्ट्रगल होती है। उसके साथ साथ फिर आप जब एक रीजन, पूरे मुल्क को अगर आप उसकी तरफ, पॉलिसीज़ की तरफ आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आई थिंक ये बहुत एक अंदर से भी आपको एक होता है कि भी मैंने डिलीवर करना है, चाहे इंटरम हो। और मेरी मदर भी काफ़ी रूथलेस है, वो कहती है एक दिन भी अगर आप पावर में हैं, ये मत सोचो कि वो इंटरम है कि कौन सा है, तो अल्लाह के सामने बहुत जवाबदेह होना है। तो वो एक उनकी एक ड्राइविंग फोर्स होती है। फिर हमने 100 डे प्लान बनाया। फिर ह्यूमन राइट्स इज़ द क्लोजेस्ट टू माई हार्ट, बिकॉज आई हैव बीन अ एक्टिविस्ट, आई एम अ फाइटर फॉर फ्रीडम एंड ह्यूमन राइट्स। तो वो भी यहाँ के पाकिस्तान की फाइटर भी आप ऐसी हैं कि आपकी शादी को 14 to 15 ईयर्स हो चुके हैं। 15 होने वाले। मैं तो आपको आयरन लेडी कहूँगा कि एक ऐसी खातून जिन्होंने चंद बहुत मुख्तसर सा अरसा अपने हस्बैंड के साथ गुजारा है और तब से लेकर अब यू आर फाइटिंग फॉर हिम, और जिस तरह आप स्ट्रगल कर रही हैं छोटी बेटी के साथ, तो कहीं ना कहीं इंसान थक नहीं जाता। आपको हमेशा से हम एज ए एनर्जेटिक देखते हैं, बड़ी आयरन लेडी के तौर पे, बड़ी मोटिवेटेड, बड़ी डिवोटेड अपने कॉज के साथ। तो अंदर से तो कहीं ना कहीं इंसान टूटता है, तो उसको कैसे आप फील करती हैं कि हैं तो आप एक खातून ही, बीइंग ए फीमेल, किस तरह ये सारी चीज़ों को आप स्टिमुलेट करती हैं? आई रियली डोंट नो हाउ टू पुट इट, बट मैंने देखा है कि
आपको एक तो आपका फेथ बहुत ज़रूरी है अल्लाह के अंदर। टेस्टिंग टाइम में हर किसी की लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, तो मैंने देखा कि जब टेस्ट आता है उसी वक्त इंसान का पता चलता है कि वो कितना ज़्यादा अल्लाह के अंदर बिलीव कर रहा है और अल्लाह की रज़ा में राज़ी है। और उसके साथ साथ अल्लाह से गाइडेंस मांगना, और मैं समझती हूँ कि हमारे पास बहुत बड़ा एक तरीका है अल्लाह से हेल्प मांगने का, वो नमाज है। और जब सजदे में हमारा सर झुकता है, अगर हम उसको वाकई में उस तरह परफॉर्म करें कि हमने अपनी सारी वरीज़ अल्लाह के आगे डाल दी हैं कि अल्लाह हमें इसके अंदर निकाले, तो वो एक बहुत बड़ी एक पावर मिलती है। क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स हैं, हर कोई ब्रेक डाउन करता है, इमोशंस अल्लाह ने ही बनाए हैं, और फैमिली बॉन्ड्स ये एक एबनॉर्मल लाइफ होती है जहाँ पे आप फैमिली इकट्ठी नहीं है। अब 15 years हो जाएंगे 22 February को। वी स्पेंट ओनली 60 days टुगेदर एंड वी हैड अ क्रेजी लव मैरिज, यू नो, बिल्कुल वो फेरी टेल्स वाली, ऑलवेज ड्राइंग हिज पेंटिंग्स, उनकी एक एक कटिंग में क्लिप पे अभी भी मैंने उनकी रखी होती हैं। तो एक उनके पुराने लव लेटर्स देखना, वो एक उनका जो पहला उन्होंने फेदर्स का रोज़ दिया था मुझे ऑन वैलेंटाइंस, मतलब ये एक आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन। पहली कहाँ गए थे वो, मतलब कि हर चीज़ वो, और उनका भी मतलब कि इतनी एक so much indulged to each other, yes, and then फिर होता है कि फिर इतनी बड़ी स्ट्रगल है, और जिसके अंदर अल्लाह ने शायद कोई चूज़ कर लिया है हम लोगों को। और मेरी वालदा इसमें मुझे बहुत मोटिवेट करती हैं कि इतनी बड़ी कौम की नस्ल कुशी हो रही है, और उनकी आवाज़ बनना वहाँ की औरतों और बच्चों की। और ये आई थिंक कहती हैं कि लाइफ में हर किसी की लाइफ में सफरिंग्स हैं, मगर अगर इसको एक मीनिंगफुल डायरेक्शन हम दे दें, ना सिर्फ कि हम बस रोती हूँ, मैं पब्लिकली भी रो चुकी हूँ काफ़ी दफ़ा, कंट्रोल में नहीं होता, बट उसका ये मतलब नहीं है कि आप सफरिंग से आप वीक हो जाते हैं। ऐसा है ना, व्हेन यू आर इन लव और कोई आपसे दूर रहे, और फिर इतना दूर कि आपकी बात नहीं हो रही, मुलाकात नहीं हो रही, एंड योर बेबी, बच्चों को तो नहीं आप समझा सकते ना, उनको थोड़ी पता है कि ये एक इतनी एबनॉर्मल सी लाइफ का वो हिस्सा बन गई है। हाउ डू यू डील विद योर डॉटर? Yes, a baby in your lap, and now she's 11 years old and she's pretty tall like her father. तो वो बच्चा ग्रो करे, और देखिए दूरियां हो जाती हैं, मगर ये दूरी बड़ी ही पेनफुल दूरी है, exactly. जेलों की दूरी है। और ये वो जेल्स हैं, क्योंकि जब मैंने चार्ज लिया इसका सैपम का, ह्यूमन राइट्स और विमेन एम्पावरमेंट का, सबसे पहले जो मेरा दौरा था वो था जेलों का। अचानक मैंने दौरे किए हंगामी तौर पे, क्योंकि हमारी लाइफ ही एक जेल में गुजरी है। तो मेरे लिए पेन होती थी कि जो प्रिजनर्स हैं, क्या वो अपनी फैमिली से, क्योंकि वैसे ही प्रिजन में रहना एक अजियत है किसी की भी, चाहे वो क्रिमिनल है या नहीं है, प्रिजन भी होते हार जैसे। और नहीं, मैं कह रही हूँ वो तो खैर, मैं पाकिस्तान की बात, क्योंकि मैंने पहली दफ़ा जब ये चार्ज लिया तो मैं यहाँ के पाकिस्तान की जेलों में इसलिए गई क्योंकि वी हैव सफ़र्ड एज अ फैमिली। Exactly. तो वो औरतों की जेल्स में गई, फिर वहाँ जो उनके बच्चे पैदा हो जाते हैं, जिन औरतें जो क्रिमिनल्स होती हैं, मर्डर किए हैं 9C और डिफरेंट ड्रग्स के केसेस, तो उनकी हालत क्या है, तो वो क्या इनको लॉयर एक्सेस दी जाती है, क्या इनकी फैमिलीज़ को मिलने की क्योंकि ये सब हसरतें हमारे लिए। तो हमने तो वो वाली जेल्स देखी है जहाँ मेरी बच्ची पे भी टॉर्चर किया गया, नासिर साहब पे भी व्हेन शी वाज अ बेबी। तो ये बहुत क्लोज टू माय हार्ट है प्रिजन्स। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जो जो रिकमेंडेशंस थी, काफ़ी कोशिश की बहुत सी उनको फुलफ़िल किया जाए, बट ये है कि शॉर्ट टर्म है, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं। मैं ये कह रही हूँ कि हमने हमेशा देखा है मिनिस्टर्स और बाकी लोग हंगामी दौरे करते हैं, कभी जजेस भी करते हैं, लेकिन इस तरह से ख़वातीन के सेल्स में जाके कोई नहीं करता, उनके बच्चों को कोई नहीं देखता कि अब प्रेग्नेंट हैं, उनकी प्रेगनेंसी में क्या है, बच्चों को प्रॉपर खाना मिल रहा है, मेंटल वेलनेस के हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डूइंग दैट। थैंक यू नहीं फ़र्ज़ है, बिकॉज इफ़ यू गॉन थ्रू मैनी टर्मोइल्स, और फिर अगर आपको अल्लाह एक पोजीशन चाहे वो शॉर्ट टर्म की दे रहा है, मगर अल्लाह के आगे तो हाजिर होना है, क्योंकि वी हैव सफ़र्ड और हम सफ़र करें। यासीन साहब का अगर कोई लॉयर है, इतने साल हो गए उनको एक डेथ सेल में रखा हुआ है, फ़िज़िकल मेंटल टॉर्चर, दवाइयाँ नहीं दी जाती, फैमिली से 10 साल ऑलमोस्ट हो रहे हैं नहीं मिले वो, और 5 साल से हम फ़ोन पे नहीं बात कर सकते। तो जो यहाँ पे भी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी जो प्रिजनर्स होते हैं, मैं मेक श्योर करती हूँ, ख़ास तौर पे फ़ीमेल प्रिजनर्स, मैं उनको भी जाके मिली हूँ कोट लखपत जेल के अंदर, फिर उनकी भी फैमिलीज़, उनकी हाइजीन, उनका खाना पीना, ये सारी चीज़ें। देखिए आइडियल माहौल नहीं होता कहीं भी, प्रिजन्स पूरी दुनिया में, मगर ये कोशिश कर सकते हैं कि उनको रिफॉर्म किया जाए, उनको कोर्सेज कराए जाएं। माइनॉरिटीज़ के लोग बहुत थोड़े बहुत हैं
प्रिजन में, उनको इबादत गाहों की एक्सेस हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हम अपनी टेलरिंग की फैसिलिटीज़, ब्यूटिशन की फैसिलिटीज़ कि उनको वहाँ पे ब्यूटिशंस की ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो अपने उस वक्त में वो एबनॉर्मल ना हो जाए, डिप्रेशन को कंट्रीब्यूट कर सके। अच्छा मिशाल, इसकी तो एक वजह ये भी है ना कि आप एक ट्रॉमा से गुजरी हैं और गुजर रही हैं, इसलिए आपको पता है कि क्या बीतती है उनके घर वालों पर और आप विजिट्स करती हैं। सेकेंडली ये बताइएगा कि आपको तो पता है ये एक मिशन है, आप खुद को हील कर लेती हैं, मोबिलाइजिंग आपकी इतनी ज़्यादा है, आप एक एंगेजमेंट आपकी रहती है। रज़िया माशाल्लाह जो अब 11 साल की हो गई है डॉटर, वो जब पूछती है अब तो माशाल्लाह वो भी सब चीज़ों को देख रही होगी, जानती होगी, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, कैसे आके तो कहती है उसको किस तरीके से आप हील करती हैं या उसके उस वक्त क्या इमोशंस होते हैं? अल्टीमेटली है तो वो बच्ची ही ना, बच्ची जब आपसे कुछ ऐसे कहती होगी तो जाहिर है माँ बच्चों का ना चाइल्डहुड आप देख लें, पैलेस्टीनियन और कश्मीरी बच्चे ना बिफोर टाइम बहुत मैच्योर हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने बचपन वो टाइम होता है आप आज़ादी से घूम रहे हैं, माँ बाप इकट्ठे हैं और आप इंजॉय कर रहे हैं। हम लोगों का भी बचपन अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मली सबका गुजरा है। तो कश्मीरी बच्चों का जब से शादी वहाँ पे मैंने देखा है, और ख़ासतौर पे रज़िया, इसने तो बहुत दूरी देखी है वालिद की। फिर इस पर भी टॉर्चर किया गया जब ये वहाँ पापा को मिलने गई व्हेन शी वाज अ बेबी, और फिर जब वो उसने एजे के पार्लियामेंट को जब एड्रेस किया, ओफ, मेरे लिए वो बहुत इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता अपने बच्चे को फोर फ्रंट पे और इतनी बड़ी जंग में ले आए, वल्नरेबल कर दे टारगेट पे। तो वैसे ही ये हमें हर वक्त कर रहे होते हैं, इंडियन साइड के लोग थ्रेट्स देते हैं। बट ये है कि जिस तरह उसने कहा, इफ़ एनीथिंग हैपन्स टू माय पापा, शी पॉइंटेड द फिंगर ऑन द स्क्रीन, मोदी यू आर रिस्पॉन्सिबल। तो वो बड़ा, मैंने कहा काश ऐसा चाइल्डहुड मैंने कभी ड्रीम नहीं किया था कि मेरी बच्ची का होगा, किसी की भी बच्चे कि वो अपने वालिद की ज़िंदगी के लिए, मतलब इतनी बच्चा जो वो, और शी इज़ द यंगेस्ट इन द होल वर्ल्ड टू एड्रेस द पार्लियामेंट। ये इसने किया, फिर इसने नॉर्वे का पार्लियामेंट अभी एड्रेस किया, वो भी कश्मीर के बच्चों के ऊपर। तो बड़ी टफ है ये स्ट्रगल, एक ऑन गोइंग, अगली नस्लों पर जा रही है, बट क्या करें, यू आर द स्ट्रॉन्ग वुमन ना, तो वो आपको देखती है, वो जब जैसे अपनी मदर को देखती है, बच्चे वही करते हैं जो कि अपने बड़ों को देखते हैं। तो दैट्स व्हाई शी इज दैट मच स्ट्रॉन्ग। आयरन लेडी तो आपने आई थिंक द बिग फोर्स इज माय मदर, बिकॉज़ मोर देन बोथ ऑफ अस, इट्स हर, शी इज द ड्राइविंग फोर्स। यस, शी इज प्रोवाइडिंग द फ्यूल, गाइडिंग, एंड बल्कि जब भी मैं ब्रेक डाउन करती हूँ, शी टेल्स मी नो वे, यू नो, किसकी वाइफ और कितने बड़े मिशन पर हम। लास्ट टाइम आपकी कब बात हुई थी यासीन मलिक से? वो भी हुई थी, हम लोगों की बात हुई थी 22 फरवरी को हमारी बात हुई थी 2019 में, हमारी 10th वेडिंग एनिवर्सरी पे, एंड दैट वाज द डे ही वाज अरेस्टेड। उसके बाद से बात नहीं, और वो बस उसके बाद उनको वो ले गए, इलेक्शन चल रहे थे इंडिया में उस ज़माने में, तो उनको ले गए श्रीनगर की जेल के अंदर, फिर वहाँ से जम्मू, और फिर तिहाड़ में एक महीने में ही वाज इन तिहाड़ जेल, और अब तब से ही देयर इन डेथ सेल। अच्छा मिशाल, अब फर्दर क्या है? हम बात करते हैं, अभी पैलेस्टाइन की बात करें, पूरी दुनिया में किसी भी कोई ऐसा शहर नहीं होगा जहां पर पैलेस्टीनियंस के राइट्स के लिए लोग आवाज़ नहीं उठाते। सेम केस कश्मीर का है, और पाकिस्तान हम इसको अपनी शहरक कहते हैं। तो क्या वजह है कि हमारे यहाँ के बच्चे को पैलेस्टीन का इशू तो बड़े क्लियरली पता है, उसके कैनवस पे वाजे है, प्रोमिनेंट है, कश्मीर जो हमारा हमसाया भी है, बल्कि हमारा हिस्सा है, शहरक है हमारी, और हमारे जो लोग हैं, सैयद अली गिलानी हो, भट्ट साहब हो, यासीन मलिक साहब हो, उनकी कुर्बानियाँ भी हैं। तो वो कहीं ना कहीं हम अपनी अगली नस्ल को वो उस तरीके से हम उनको बता नहीं सके, वो मैसेज नहीं दे सके। कहाँ पे फेलियर या कोताही, लूप होल देखा है आपने? देखिए, ये पाकिस्तान की नेशनल इंटरेस्ट का सबसे मेन फोकल पॉइंट है। हमारी हिस्ट्री, हमारी जड़ें जो हैं वो जुड़ी हुई कश्मीर कॉज के साथ, और पार्टीशन का भी अनफिनिश्ड एजेंडा है। मगर जब हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में जिस तरह पेट्रियाटिज़म को एक नेगेटिव वे में वो गन पॉइंट पे उन्होंने फैलाया ओवर द ईयर्स, जो झूठ बोलते रहे, मगर मैंने जब काफ़ी सालों से मैं कोशिश करी थी, जब पाकिस्तान में, बाहर के मुल्कों में कश्मीर के ऊपर हम लोग अपनी तरफ से इसको एडवोकेट कर रहे होते थे, तो मेरी कोशिश थी कि हमारे पाकिस्तान की जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, इसके अंदर कश्मीर सेंटर्स जो हैं वो, और सिलेबस के अंदर कश्मीर को इंट्रोड्यूस कराया जाए। जब तक आप नहीं करेंगे तो वो कैसे आपके यूथ को एक दिन साल में बताना, या टीवी हार्डली बच्चे देखते हैं, को आप एक छुट्टी दे देते जी। तो वो फिर मैंने क्योंकि वो मैंने बड़ी कोशिश की मगर हो नहीं सका, डिफरेंट जो पॉलिटिकल रिजीम्स थी उस ज़माने में। तो जब मैं खुद आई हूँ, मैंने एक अपने अंडर पहली दफ़ा
पीएम सेक्रेटेरिएट के अंदर कश्मीर कंसल्टेटिव कमेटी बनाई है। ये पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं है, पॉलिटिकल कमेटी नहीं है, इसमें एकेडमिशियंस हैं, लीगल एक्सपर्ट्स हैं, मीडिया के लोग हैं, उसके अंदर जो कश्मीर के सारे स्टेक होल्डर्स को लिया है पहली दफ़ा, मतलब कि सारे उसके अंदर कंट्रीब्यूट करके हम एक स्ट्रेटेजिक प्लान बना रहे हैं। उसकी पहली मीटिंग के अंदर ही HEC चेयरमैन को हमने बुलाया और वहाँ से हमारी जो एंड था कि हमने प्रपोज़ किया कि सारे मुल्क के अंदर कश्मीर सेंटर्स पहली दफ़ा यूनिवर्सिटीज़ में इस्टेब्लिश हों। तो उन्होंने एग्री किया। फिर उसके बाद 5 जनवरी को इस साल हम लोगों ने सारे 256 जो थे वाइस चांसलर्स उनको ऑन बोर्ड लिया। ऑनलाइन थे, फिज़िकली भी आधे से ज़्यादा प्रेजेंट थे HEC ऑफिस के अंदर इस्लामाबाद में, और उस दिन हमने बाकायदा इनको अनाउंस करके इनको स्टार्ट कर दिया और उसके थ्रू बहुत ही अच्छा फीडबैक आ रहा है। अब हम सिलेबस डिज़ाइन कर रहे हैं इन कश्मीर सेंटर्स का, हमारे पास जो चंद हफ्ते रह गए, और उसके साथ साथ पहली दफ़ा पाकिस्तान में डिस्ट्रिक्ट लेवल पॉलिटिकल पार्टीज तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपकी सारी जाती है ना, RSS डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गई और उसने अपना नैरेटिव दुनिया भर में है, ग्रास रूट पैलेस्टाइन पूरी दुनिया के अंदर उनकी कमेटीज़ उनकी ग्रास रूट पे डिफरेंट मुल्कों में एक्टिवली उन्होंने काम किया है। तो हमने इसके थ्रू डिस्ट्रिक्ट लेवल की स्टार्ट कर दी हैं कमेटीज़, और हमने अभी पिंडी की डिवीज़न स्टार्ट की है और इस्लामाबाद। अब हम आहिस्ता आहिस्ता आपके लाहौर की मेन सिटीज़ में कर देनी है। ये सारा हम एक स्ट्रेटेजिक प्लान बना के जो भी कोई नई रजीम आएगी पॉलिटिकल जो भी कोई रजीम आएगी इलेक्शंस के बाद, वो उनको हमारी तरफ से एक पूरा का पूरा एक जो स्ट्रेटेजिक प्लान मिल जाएगा। और बाद में अगर वो ना करें, मगर क्योंकि हमारी तहरीक अपनी है, ये मैंने सबको बताया, क्योंकि सब कहते हैं जी मुल्क में कंसिस्टेंट नहीं रहती पॉलिसीज़, तो वो मैंने कहा इसकी ओनरशिप मैं अपने थ्रू प्रेशर ला के, चाहे हमें सड़कों पे आना हो, हमने इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फैलाना है। ये डिप्लोमेटिक अप्रोच है बेसिकली, दैट्स द थिंग। आई स्टिल रिमेंबर कि कुछ मीटिंग्स जब हम अटेंड करते थे तो वो उसमें बताया जाता था कि पहले कश्मीर कॉज के लिए फ्यू इयर्स बैक जब हम छोटे थे तब बाकायदा मुजाहिदीन को भेजा जाता था जो स्टूडेंट्स एक्टिव होते थे, फिर उसके बाद गायबाना जनाजे पढ़े जाते थे जो कि वहाँ पर शहीद होते थे। इस किस्म की एक्टिविटीज़ होती थी ताकि लोगों को पता चलता था, लेकिन अभी इस किस्म की चीज़ें ना मिसिंग है। तो आई थिंक दैट्स द की पॉइंट जो आप इसको एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ला रही हैं ताकि बच्चों को पता चले, और सिलेबस में जब आएगा तो वो ऑटोमेटिकली स्टडी करेंगे। मैं चाहूँगी आप 100 डेज प्लान के हवाले से भी बताएं कि इसकी ऑनरशिप आप ले रही हैं। 100 डेज प्लान इज़ रियली इंपॉर्टेंट। तो ये 100 डेज प्लान के क्या क्या फ़ायदे हैं, विमेंस के लिए क्या है, विजन क्या है इसका 100 डेज प्लान? 100 डे जो हमारा प्लान है उसके अंदर हमने एक कश्मीर कंसल्टेटिव कमेटी बनाई है जिसके थ्रू हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लेके गए हैं। फिर उसके साथ साथ हमने कश्मीर सेंटर्स इस्टेब्लिश कर दिए हैं, और उसके साथ एक आज़ाद कश्मीर में पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी, अभी मैं उसका नाम नहीं लेना चाह रही हूँ क्योंकि इन प्रोसेस है, वो पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी वो डेडिकेट कर रहे हैं कश्मीर कॉज को, और उसके अंदर दिन रात रिसर्च, इस तरह और भी कश्मीर सेंटर से भी ज़्यादा बढ़ के लोगों ने उसके ऊपर मतलब कि वाइस चांसलर्स अपने आइडियाज़ दे रहे हैं। उसके साथ साथ हमने ट्रांसजेंडर्स की पहली दफ़ा कंसल्टेटिव कमेटी पीएम सेक्रेटेरिएट में बनाई है, उनकी भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जा रही है, और उनकी जॉब्स के हवाले से हम लोगों ने जितनी भी चेंबर्स हैं पूरे पाकिस्तान में, कि जितने भी हमारे बिज़नेस कम्युनिटी है, एक एक टॉप बिजनेसमैन अपने एक ट्रांसजेंडर को एम्प्लॉय करें। और 50,000 की लिस्ट है मेरे पास जो जॉब्स लेना चाहते हैं, हाईली एजुकेटेड हैं, और वो बेगर्स ना बने, उनको आउटकास्ट ना किया जाए, ट्रांसफोबिया ना हो, उसके लिए एडवोकेसी अवेयरनेस कैंपेन्स और उनके लिए स्कॉलरशिप HEC के साथ। इसी तरह फिर हमने 100 डे प्लान के अंदर अपना पैलेस्टाइन के ऊपर पहली दफ़ा कंसल्टेटिव कमेटी बनाई है अंडर माई चेयर एंड ऑल्सो द पैलेस्टीनियन एम्बेसडर, और उसके साथ हमने हाई कमिश्नर साउथ अफ्रीका के उसके अंदर ऑन बोर्ड लिए हैं एज अ कोर मेंबर, जो कि ICJ के अंदर लेके गए जेनोसाइड के ऊपर। ज़बरदस्त ये चीज़ें आप कर रही हैं। अच्छा मिशाल, जो कुछ आप कर रही हैं बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट्स का डिलेमा ये है कि जब भी नई गवर्नमेंट आती है ना, तो जितने ज़बरदस्त प्लान्स होते हैं, नो डाउट कश्मीर जो है यूनानिमस उसकी अहमियत है, इंपॉर्टेंस है सब पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, बट हम देखते हैं नई गवर्नमेंट आती है, जैसे ही नई रजीम आती है तो वो पुराने जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो पुरानी लेगेसी होती है गवर्नमेंट की, उसको बिल्कुल वाइप आउट कर देती है अपना एजेंडाज लेकर। तो इसको कैसे मेक श्योर करेंगी कि जिस स्पिरिट के साथ, जिस लेगेसी के साथ आप इसको लेके आगे बढ़ रही हैं, ये गवर्नमेंट जब इंटरिम सेटअप ख़त्म होगा, दूसरी इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, तो वो इसी को उसी स्पिरिट के साथ कैरी करेगी?
लेकिन जिस तरह हमारी न्यूक्लियर के ऊपर एक ही पॉलिसी है ना, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, उसी तरह ऑफिशियल स्टेटेड स्टांस हमारा कश्मीर पे ही है। मगर जो भी रजीम्स आई हैं, आप खुद ऑनेस्टली बता लें कि एक अपीजमेंट की पॉलिसी रही है इंडिया के साथ, कि कभी ना कभी वो डायलॉग पर आ जाएं, कभी इंडिया को प्रेशराइज़ नहीं किया, कभी अग्रेसिवली डिमांड नहीं किया जो वो जेनोसाइड कर रहे हैं। तो आई थिंक जब तक कि हम लोग दुनिया भर के अंदर इंडिया को स्पेशली, जो अभी कल ही फॉरेन सेक्रेटरी साहब ने भी उसके ऊपर प्रेजेंट किए एविडेंसेस दिए हैं कि इनका जो इंटरनेशनल टेररिस्ट का रैकेट है RSS का, उसके थ्रू उन्होंने टारगेट किलिंग्स यहाँ पाकिस्तान में की हैं। बाद ये सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल। और यहाँ पे पूरा आर्किटेक्ट हैं वो सारे टेरर फंडिंग और टेरर एक्टिविटीज़ का पाकिस्तान में। तो उसके अंदर सिखों को यहाँ टारगेट किया गया है, लाहौर के अंदर, पंजाब में, पाकिस्तान में। इसी तरह पाकिस्तानियों को किया है, कश्मीरियों को रावलाकोट के अंदर किया गया है। पूरा जो नेक्सस है, उन्होंने 2 केसेस पब्लिक किए हैं जिसके अंदर उनकी ट्रांजैक्शंस UAE और दुबई के थ्रू जो जिस तरीके से इनको IB और रॉ ने अप्रोच किया और फिर उनको टास्क दी गई मर्डर करने की। तो ये ना सिर्फ इधर पाकिस्तान तो काफ़ी सालों से कुलभूषण यादव के बाद भी कहता रहा कि दहशतगर्दी हिंदुस्तान कर रहा है, चाहे वो BLA की सूरत में हो, ईरान के सॉइल को यूज़ किया जा रहा हो या अफगानिस्तान के सॉइल को यूज़ किया जा रहा। तो इस दफ़ा आर्मी चीफ की भी बहुत क्लियर पॉलिसी है और हमारी इंटरम रजीम की भी है, क्योंकि सारे चैलेंजेस इकट्ठे हमें मिल गए। एक तो हमारे पर सबसे बड़ा ये हुआ है कि आते साथ ही पैलेस्टाइन के साथ वो हुआ जो कि पिछले 76 इयर्स में इतना बड़ा चैलेंज किया है ग्लोबली भी, और हमने भी जिस तरह रिस्पॉन्ड किया, और एक इंटरम सेटअप था। उसी तरह इंडियन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया कि RSS का जो है, RSS की कोर्ट से कि जो वो मैंडेट देते हैं कि आर्टिकल 370, मतलब कि उन्होंने पूरा कश्मीर काट दिया, शहरा काट लिया। फिर उसके बाद तीसरी चीज़ उन्होंने अयोध्या मंदिर की कर दी है, जो ऐलान जंग पूरे खित्ते के मुसलमानों और माइनॉरिटी से कर दिया है। और फिर उसके बाद अखंड भारत, वो AJK की तरफ भी अटैक, और आगे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, इंडियन ऑक्यूपाइड पाकिस्तान का जो नैरेटिव अगला चल रहा है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बाद। तो ये पूरी मूवीज बना और ये मतलब कि और इंटरनेशनल टेरर नेटवर्क। तो ये जो प्रूफ्स हमारे पास इस वक्त आए, ये आपको भी मैं यही कहूँगी, डिसइंफो लैब के बाद आहिस्ता आहिस्ता जो इनके आ रहे हैं, फैटअप में दे शुड बी ब्लैक लिस्टेड, और बहुत से केसेस। बल्कि अगर हम लोग इसी तरह पॉलिसी अपनी स्ट्रॉन्ग चलाएंगे, जो भी अगली रजीम्स आती हैं, तो आई एम डेड श्योर कि इंडिया को हम इंटरनेशनली अकाउंटेबल कर सकते हैं। इतने स्ट्रॉन्ग केसेस हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हैं हमारे पास कि इसको ब्लैक लिस्ट और डिफेंस और इकोनॉमिक सैंक्शंस ICJ में लेके जाना चाहिए ना। असल में इंटरम सेटअप में लेके जा नहीं सकते। नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी, बड़ा जरूरी है प्रूफ्स, आप इसको आलमी अदालत इंसाफ में लेके जाएं। लेकिन आपको अगर अपनी फैमिली से मिलने नहीं दिया जा रहा, तो क्या आपने कभी इस तरफ कोशिश की है कि आप इंडिया को लेकर जाएं कि मेरे हस्बैंड वहाँ पर रहते हैं और मुझे ना बात करने की ना मिलने की इजाज़त है? इसको इंटरनेशनल लेवल पे आपने हाईलाइट किया, कोई रिस्पांस कैसा आया, या इंडियन गवर्नमेंट से डायरेक्टली इसका असल में इतना क्रिटिकल होता है क्योंकि ICJ में स्टेट लेके जा सकती है, इंडिविजुअल नहीं लेके जा सकता मैटर। और जब मैंने इसमें लिया है चार्ज, तो हम इंटरम सेटअप में, इसके लिए पॉलिटिकल मैंडेट चाहिए होता है। तो जो भी हम स्ट्रेटेजिक अपने थ्रू कश्मीर कंसल्टेटिव कमेटी की बना रहे हैं, स्ट्रेटेजिक प्लान लॉन्ग टर्म पाकिस्तान के लिए, उसके अंदर ये भी चीज़ें हमने डाली हैं। और उसके अंदर इसीलिए साउथ अफ्रीका को भी हमने पैलेस्टाइन की कमेटी में डाला है कि हम उनके थ्रू, जिस तरह वो ICJ में एक नॉन मुस्लिम कंट्री लेके गई है और इसराइल को अकाउंटेबल कर दिया है जेनोसाइड के ऊपर, और इसराइल और इंडिया, मोदी और नेतन्याहू का इतना क्लोज नेक्सस चल रहा है, उसी तरह मैं चाहती हूँ कि हम बिल्ड करें पैलेस्टीनियंस और कश्मीरियों का। जहाँ जहाँ हमारे लैप्सेस हैं प्रोजेक्शन के, जहाँ एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, वहाँ क्या क्या हम लोग मॉडलिटीज़ यूटिलाइज कर सकते हैं जो पैलेस्टीनियंस कर रहे हैं, बिल्कुल वो बहुत ज़रूरी है। ये तो आपने ग्लोबल चैलेंजेस की बात की, क्योंकि आप ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर भी हैं, और अभी जो कुछ हुआ है अगर उस पर हम बात नहीं करेंगे तो मेरा ख्याल है कि सोशल मीडिया से भी हमें उस पर जवाब मांगा जाएगा, हमसे और आपसे भी मांगा जाएगा। इस्लामाबाद में बलोच मूवमेंट के जो लोग, महरंग बलोच जिस तरह बैठे हैं, बलोचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, बीइंग ए ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर, आपने उनकी कितनी सुनवाई की? और वो आपने देखा कि जाने की उनकी फुटेजेस आई और बड़ा रोते हुए, बड़ी एक रियासत के साथ गिले शिकवों के साथ वो वापस गईं,
उनके इस इशू को आप समझती हैं, उनके जो मुतालिबात हैं वो जेन्युइन मुतालिबात हैं, आप समझती हैं जिन लोगों की वो बात कर रही हैं मिसिंग पर्सनस की, वो कहीं ना कहीं स्टेट के खिलाफ ही यूज़ हो रहे थे? आपका इस पे क्या वर्जन है? बड़े इंपॉर्टेंट है, उन्होंने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने कहा कि हमें तो पता भी नहीं है जो लोग मिसिंग हैं, जिन्होंने ढूंढना है हमने तो उन्हीं को कहना ना ढूंढ के ला के दो, और कोई आके फैमिली मेम्बर मुझे आके मिल के बताता भी नहीं है किसी को कोई मिला है या नहीं मिला। उन्होंने बहुत सख्त रिमार्क्स दिए हैं। देखिए, मिसिंग पर्सन्स के ऊपर पाकिस्तान के अंदर नेशनल कमीशन बनी है डिसअपेयर्ड पर्सन्स, और उसके अंदर बहुत जो कुछ ये अपनी तरफ से बता रहे होते हैं इस वक्त, स्पेशली जिस तरीके से इनको ग्लोरीफाई किया जाता है। और जब ये आए, इनका धरना हुआ, तब भी मैंने एक ही बात की थी कि ये हमारी स्टेट की पॉलिसी नहीं है, ना पहले थी कि अग्रेशन की जाए पुरअमन धरनों या प्रोटेस्ट के ऊपर, कहीं भी नहीं। मगर एक इंडिविजुअल एक्ट के थ्रू कोई एक इंडिविजुअल ऑफिसर या किसी बंदे ने अगर किसी को मिसट्रीट किया है, दैट डज नॉट मीन कि वो स्टेट की पॉलिसी है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये वहाँ पर आई हैं, टेंट में लोग बैठे हैं, हमारी तरफ से अंडर माई सैपर मिनिस्ट्री की तरफ से हमारे ऑफिस के लोग गए हैं, इनको कहा गया है कि मैंने जो विमेन हॉस्टल इनॉग्रेट हम लोगों ने किया अपने स्टेन्योर के अंदर, मेलेडी के अंदर, कि वहाँ पे हम इनको जो है शेल्टर दे देंगे, जो हमने चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर भी बनाया फिलहाल टेम्परेरीली, अगर ये आ रहे हैं, ताकि एक टेंट के नीचे ये ना हो। मगर इनको इन्होंने ब्लेटेंटली उसको रिजेक्ट कर दिया। इनका बेसिकली ये है कि इंटरनेशनल प्रेस को, इंटरनेशनल मीडिया को बहुत सी चीज़ों के ऊपर ये मिसगाइड कर रहे हैं, और इनकी जो मार्केटिंग हो रही है, आप देख लें ग्लोबल ट्रेंड्स में टॉप पर ये कैसे आ गए। क्यों? कश्मीर है असल मसला, ये तो पाकिस्तान का हिस्सा है, वो है डिस्प्यूटेड, वो यूनाइटेड नेशंस के अंदर आता है, वहाँ है लाखों शहादतें, वहाँ रेप एज अ वेपन ऑफ वॉर है, वहाँ जेनोसाइडल एक्ट्स हो रहे हैं, वॉर क्राइम्स हो रहे हैं, वहाँ सारी पॉलिटिकल लीडरशिप को जो है जहर दिया जा रहा है, फांसी काट चलाया जा रहा है, उस पर इनका बिल्कुल म्यूट होता है। बल्कि इन्होंने एक बयान भी वहाँ पे अपने दिया है जब ये बैठी हुई थी अपने धरने के अंदर, कि जो कश्मीरी भी हैं वो भी पाकिस्तान से उम्मीदें जो अपनी छोड़ दें। तो वो उनका एक बहुत बड़े स्केल पे वो इंडियन इंटरेस्ट को जो है इनडायरेक्टली डायरेक्टली जिस तरीके से भी वो उनको जो है इंगेज कर रही हैं, और जिस तरीके से इंडिया ने इसको मिसयूज़ और ग्लोरीफाई किया है, और BLA और ये सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो बाहर से ऑपरेट कर रही हैं, वो तो इन्हीं के थ्रू, यही वो पूरा रैकेट है जो कि फंड कर रहा होता है और सपोर्ट कर रहा है। मतलब इनके जो मुतालिबात थे, आपको लगता है ये जेन्युइन नहीं है, किसी एजेंडे पर है? नहीं, इनकी बहुत सी चीजें जिस पे हम बात इनसे करना चाहते हैं, दे आर नॉट रेडी टू स्पीक। और गवर्नमेंट ने इनको ऑफर भी किया है, मगर कभी भी ये नहीं होता कि आप डिसअपेयर्ड पर्संस की अपने से इतनी बड़ी लिस्टें डाल दें, अरेस्ट के लोगों की इतनी बड़ी ले लें, और वो अरेस्ट हैं ही नहीं लोग, जितना आप स्टेटिस्टिक्स झूठ बोल रहे हैं आप पब्लिकली आके, और उसके साथ साथ आप मिसगाइड कर रहे हैं। और अभी जो ये गई है कोयटा के अंदर, उसमें भी आप प्रोटेस्टर्स को देख लें, कहीं दुनिया में इस तरह नहीं सिविलाइज वर्ल्ड में होता है कि आप अपनी स्टेट की बिल्डिंग्स को, स्टेट की प्रॉपर्टीज को आप डैमेज करें, लैंप पोस्ट को आप तोड़ें, बिल्डिंग्स पे गुस्सा निकालें। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड सिविलाइज। जिनके साथ मसला है, जिनके लोग मिल नहीं रहे, जो जेन्युइन केसेस है मिसिंग पर्सन्स के, ये उस कॉज को भी नुकसान, उसको भी डैमेज करिए जो जेन्युइनली जो, और बहुत सौ को रॉ ने अबडक्ट किया है, किडनैप किया, बहुत से ऐसे हैं जो उन्हीं की लाइंस को टो कर रहे थे, और वो कन्वीनियंटली डिफरेंट ममालिक के अंदर छुपे हुए हैं। एक वो भी, और कुछ जेन्युइन केसेस जो हैं उनको भी, जो आप कह रही हैं, अंडरमाइन कर देती हैं इस तरह की, जो जिस टिल्ट पे ये लेके जा रही है कि लोग मुतनफर हो जाए पाकिस्तान से। कर रहे हैं जो वाकई में सही में मिसिंग पर्सन्स हैं, उनके लिए क्या अभी तक इस गवर्नमेंट की, उनके लिए बिल्कुल इंडिपेंडेंट कमीशन है, जिस तरह हमारी नेशनल कमीशन है ऑन द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, जिस तरह नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन है, उसी तरह नेशनल कमीशन ऑन डिसअपेयर्ड पर्सन्स है। इनके केसेस हो रहे हैं, जिन जिन के शवाहिद हैं उन केसेस को लोकेट किया जा रहा है, जो बाजियाब कराए जा रहे हैं वो भी उनको मिल रहे हैं। मगर ओवरऑल जिस तरीके से सबको ब्रेन वॉश किया जा रहा है पब्लिक एट लार्ज, क्योंकि लोगों को ऑन ग्राउंड सिचुएशन का नहीं पता, क्योंकि इसमें बहुत से इन्होंने फेक भी लोग गायब किए हुए हैं, जो कि अपनी तरफ से इनविजिबल इन्होंने क्रिएट किए हुए हैं लोग, और फिर उसके साथ साथ जो जेन्युइन केसेस हैं, जिनको वाकई में उनको इश्यूज़ हैं, उनकी स्टोरीज़ हैं वो सामने नहीं आती है, जिसके अंदर मेजर रोल इंडिया का रहा है कि उनकी फैमिलीज़ को गायब करके उनको मारा पीटा गया है, और उनकी फैमिली लाइफ जो है तबाह कर दी। और मिसिंग पर्सन का ग्रीफ इतना प्रोलॉन्ग्ड होता है
क्योंकि मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर हाफ विडोज़, हाफ मदर्स, बॉन्ड ऑर्फन्स कितने कितने सालों से गायब कर दिया जाता है या जेलों में होते हैं, एंड दे आर जस्ट पैरालाइज। वो वहाँ पे कोई इस तरह की इंडिपेंडेंट कमीशंस भी नहीं है कि हम उनके पास जाएं, अपने केसेस को रिकॉर्ड करें। वो है जहाँ पे अनमार्क्ड ग्रेव्स हैं, हज़ारों क्या लाखों की तादाद में लोग जो हैं मिसिंग पर्सन्स में हैं। ये भी ताना देते हैं कि आप मकबूजा कश्मीर के बात करते हैं मुसलमानों की, आपके अपने मुल्क के अंदर, सूबे के अंदर लोग मिसिंग पर्सन्स हैं और वो मिसिंग हो रहे हैं, पूछने वाला नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसको भी उससे रिलेट किया जाता है। और बलूचिस्तान की तरफ कोई एक सही पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट होती भी नहीं है, वो हमेशा मिल मिला के ही होती है। और यही बलूचिस्तान वालों का गिला है। जैसे हज़ारा वाले आए थे प्रोटेस्ट करते हुए, बलूचिस्तान वाले भी यही कहते हैं कि हमारी सुनवाई नहीं है, हमारे पास कोई सही पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं है, सुई गैस हमसे निकलती है और सुई गैस हमें प्रोवाइड नहीं की जाती है और बाकी पूरे पाकिस्तान के अंदर प्रोवाइड की जाती है। एंड बलूचिस्तान की लैंड इट्स रिच इन मिनरल्स, उसके अंदर तरह तरह की कुदरती ऐसे कहने चाहिए मादनियात हैं जिसको हम लोग यूज़ ही नहीं करते, तभी तो इंडिया का मेन फोकस्ड है उस पर। देखिए जहाँ तक मिनरल्स की बात है, बहुत बड़ा ज़खायर है हमारे पास, पाकिस्तान के पास। उसी तरह ग्रीन पाकिस्तान के जो चल रहा है हम लोगों का, सो बहुत सी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं। और आज मैंने फ्यूचर फेस्ट यहाँ पे जो इनाग्रेट किया है लाहौर के अंदर, उसके अंदर भी अब देख लें 30,000 जॉब सिर्फ एक फेस्टिवल के थ्रू क्रिएट की जा रही हैं, डायरेक्ट जॉब्स, और 200 मिलियन इसमें इन्वेस्टमेंट हुई है। बहुत से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, LOIs किए जा रहे हैं, MOUs किए जा रहे हैं। बट जब तक ये नई पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं आएगी, ये जितने भी इश्यूज़ हैं इनको इंडिपेंडेंट कमीशंस के थ्रू एड्रेस किया जा रहा है, इनको लीगल असिस्टेंस दी जा रही है। मगर कहीं भी परफेक्ट हर चीज़ नहीं होती, जुडिशल सिस्टम्स भी होते हैं, उनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। अब उसके साथ साथ हम अपनी मिनिस्ट्री के थ्रू जो है हम लोग एक ऑल्टरनेट जो है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक प्लेटफॉर्म ला रहे हैं, क्योंकि लाखों केसेस हैं पाकिस्तान के अंदर जो कि पेंडिंग डाले जाते हैं, क्योंकि जजेस का में एक जज के अंडर अगर 75,000 केसेस चल रहे हैं, वो किस तरीके से ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। तो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का जो फॉर्मूला है, जिसके अंदर सिविल सोसाइटी को हम ऑन बोर्ड लेते हैं, जिसमें कि हम लोग लीगल एक्सपर्ट्स को लेते हैं, चाहे वो रिटायर्ड जुडिशरी के लोग हों, तो बहुत सी चीज़ें की जा रही हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो डिस्प्यूट्स हैं, जो स्पेशली सिविल मैटर्स के अंदर हैं, जहाँ पे डायरेक्ट मसला है ह्यूमन राइट्स का कि आपको एक्सेस टू जस्टिस उस तरह की नहीं है, क्योंकि वो एक के बाद दूसरी जनरेशन में दीवानी मुकदमे चले जाते हैं। तो ये जेन्युइन कंसर्न्स हैं जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से भी और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के हवाले से भी। अभी एज अ स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर, एज अ ह्यूमन एक्टिविस्ट, ये थोड़ा सा जो टाइम आपको मिला है केयर टेकर सेटअप में, जाहिर है कोई इतना लॉन्ग टर्म पॉलिसीज तो आप बना नहीं सकती, हाथ तो बंधे होते हैं। इन बंधे हाथों के साथ भी अगर मैं पूछना चाहूँ आपसे कि क्या ऐसे प्लस पॉइंट्स हैं जो आपने किया है एंड यू आर रियली हैप्पी विद दैट, कि मैं सेटिस्फाई हूँ इतने शॉर्ट टाइम पीरियड में भी मैंने आवाम को, पब्लिक को ये डिलीवर किया है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप बताना चाहेंगी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से बहुत से हम लोगों ने इसके अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन के हवाले से जो प्रोजेक्ट, जिसके अंदर हम लोगों ने IoT बैंड्स हैं, जो ट्रैकिंग डिवाइसेस भी होती हैं, फिर उसके साथ साथ वन विंडो सोल्यूशन, हम एक वुमन कार्ड लॉन्च कर रहे हैं इंशाल्लाह। वुमन कार्ड ये है, अल्लाह करे अगली रिजीम्स भी इनको कंटिन्यू करें, और उसके अंदर कोई मतलब कि वन विंडो सोल्यूशन जिसके अंदर आप अपने अकाउंट्स भी कर सकती हैं, NTM भी आपका मिल सकता है, फिर उसके साथ साथ आपको मेंटल वेलनेस के हवाले से काउंसलिंग सेशंस भी उस कार्ड के थ्रू एक्सेस मिल सकती है। फिर उसके साथ साथ जो हेल्पलाइंस हैं हमारी, ऑलरेडी ज़ारा ऐप हमने भी लॉन्च किया है। फिर उसके बाद हम लोगों ने फॉर चाइल्ड मोलेस्टेशन, सेक्सुअल हरासमेंट के हवाले से, एडवोकेसी के हवाले से, उस ऐप के अंदर भी वन विंडो सोल्यूशन है। विमेन एम्पावरमेंट का भी जो वुमन कार्ड है, जिसके अंदर हेल्थ के बेनिफिट्स, उनको जो हेल्थ डिस्काउंट्स, फिर उसके बाद उनको इंश्योरेंस दी जाए, फिर उसके साथ साथ जो उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर जो मैंने IoT बैंड्स की बात की है, जो हम फीमेल प्रिजनर्स के अंदर भी डालना चाहते हैं, या जहाँ पे कहीं भी नेचुरल डिजास्टर्स हो जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको ट्रैक करना, उनके हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, फ्लड्स हैं, अर्थक्वेक्स हैं, किस तरह हम ट्रैक करें गाँव की औरतों को, तो एक वो है। फिर उसके साथ साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो हम लोगों ने जो विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से डिस्कोर्स स्टार्ट किया है, डिबेट, ताकि उनके जो सेंसिटिव इश्यूज़ हैं, उनके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं, फिर उनकी जो मैटरनिटी इश्यूज़ होते हैं, फिर उनकी इक्वल पे के हवाले से, तो एक एडवोकेसी अवेयरनेस, फिर उसके साथ साथ ये जो वुमेन हेल्थ कार्ड है, हेल्थ कार्ड भी इसी के अंदर है, इंश्योरेंस भी इसी के अंदर है, और इसके अंदर
health monitoring via centralized application to address multi-purpose solutions। फिर उसके साथ साथ इसके अंदर हम बहुत सी IT फर्म्स को भी ऑन बोर्ड ले रहे हैं ताकि उनको भी हम इसके अंदर लाएं। और एक और हम लोगों ने थ्रू दिस सेटअप जो है एक विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट इज़ द दुख्तर प्रोग्राम जो हम लोग स्टार्ट किया हम लोगों ने, और दुख्तर प्रोग्राम, एंड आई रियली प्रे कि आगे इसको कंटिन्यू किया जाए। वो है बेसिकली इनहेरिटेंस राइट्स के ऊपर, जो गांव में जो असल इश्यूज हैं हमारे, असल इशू है, और इनहेरिटेंस के हवाले से हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसको लेके जा रहे हैं। इस्लामिक आइडियोलॉजी को भी ऑन बोर्ड लिया हुआ है इसके अंदर, और बहुत सी डिफरेंट माइनॉरिटीज़ को भी। तो ये बहुत सी ऐसी इश्यूज हैं जिसके अंदर आई थिंक कि हम शॉर्ट टर्म में जितना कर सकते हैं, इश्यूज हैं जिन पर अभी तक काम नहीं हो सका। बिल्कुल। अच्छा, ये तो कारोकारी और डिफरेंट जिस तरह की चीज़ें हैं जो कि सिंध के अंदर होती हैं, उनको भी इसके अंदर लेना कि अवेयरनेस कराई जाए। फिर उसके बाद जो माइनॉरिटीज़ के राइट्स हैं उन पे भी हमने स्पेशल कमेटी बनाई है। माइनॉरिटीज़ की भी स्कॉलरशिप्स जो हैं उनके लिए, जो फेथ्स के चाहे सिख हैं, उनकी कब्रिस्तान के जो इश्यूज़ थे वो भी कोशिश, जो छोटे छोटे मसले भी होते हैं मगर उनके लिए बहुत बड़े मसले होते हैं। फिर 2 चर्चेज़ जो हैं वहाँ पे वो मस्जिदों को शहीद करें, इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे AJK के अंदर में 2 इंशाल्लाह चर्चेज़ को भी इनाग्रेट करें। एक मीरपुर के अंदर जो माइनॉरिटीज़ के लिए हैं, बहुत थोड़ी तादाद है मगर उनकी भी राइट्स हैं, उनकी भी अपनी एक मतलब इतने कम टाइम के अंदर जितनी आप चीज़ें कर रही हैं, तो हमारी तो दुआ है कि आप आगे भी अपनी जिम्मेदारी को आपको आगे भी मिले, ऐसे लोग आगे आने चाहिए। अच्छा मिशाल, ये बताइएगा, ये तो हमने बातें कर ली बहुत, यूथ कन्वेंशन में हमने देखा कि आर्मी चीफ ने जिस तरीके से आपकी डॉटर को, रज़िया को स्टेज पे बुलाया, उनको प्यार किया, और फिर उसके बाद कोई लेटर वगैरह भी बड़ा प्यार मोहब्बत का उन्होंने शेयर किया, वो क्या चीज़ है और क्या आपकी डॉटर के जज्बात थे? जाहिर बात है कि आर्मी चीफ एक स्टेट का फादर होता है, बिल्कुल, तो उनका बैकअप करना कहीं ना कहीं आप लोगों को ये तो होता है ना, चलें यार हमारे सर पे अभी भी हाथ रखने वाले तो मौजूद हैं। नहीं बड़ा, क्योंकि कस्टोडियन है पाकिस्तान के, और ख़ास तौर पे जिस तरीके से ईरान ने अटैक किया और फिर जिस तरह मेटिकुलसली रिस्पॉन्ड किया पाकिस्तान ने, क्रेडिट गोज़ टू द आर्मी चीफ एंड टू द गवर्नमेंट ऑल्सो। बट उस वक्त कंट्री में कोई नहीं था, डेवोस में थे प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर दूसरे मुल्क में थे, हालांकि ऑनलाइन सब राब्ते में थे, मगर डिसीजन जिस तरीके से आर्मी चीफ और आर्म्ड फोर्सेस का जिस तरीके से रिमार्केबल जो उन्होंने टारगेट्स पे हिट किया, जहाँ पे किसी भी इरानियन को टारगेट नहीं किया, नॉन इरानियन से, और वही थे जो कि टेरर नेटवर्क्स के अंदर इन्वॉल्व हैं पाकिस्तान और बलूचिस्तान के अंदर अनरेस्ट करने में। तो पूरी कौम का उस वक्त हौसला जो है वो बुलंद हुआ है और बड़ा प्राइड फील किया पाकिस्तानियों ने कि पाकिस्तान इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेशन और नोबडी शुड टेक अस फॉर ग्रांटेड। चाहे मुल्क के अंदर जितनी भी पोलराइजेशन दिखाई जा रही है या कुछ भी अचानक इस तरह हुआ है, पाकिस्तान इज़ सो वेल प्रिपेयर्ड इन आवर डिफेंस। और उसी तरह उन्होंने जब एड्रेस किया, उन्होंने जैसा इंडिया के साथ अपीजमेंट की पॉलिसी को रिजेक्ट किया, उन्होंने कहा कि वी स्टैंड विद द कश्मीरीज़, और फिर उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान में हो या कहीं भी टेरर नेटवर्क्स हो पाकिस्तान के ख़िलाफ़, हम लोग इसी तरह एक्शन लेंगे। और बहुत सी बातें उन्होंने की जिसके अंदर बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि डिग्रीज़ बहुत लोग ले लेते हैं, मगर जो आपकी मॉरल कैरेक्टर है, मॉरल फैब्रिक है सोसाइटी का, जो आपकी मैनरिज्म, आपकी तहजीब और वेस्टर्न डेमोक्रेसी से इतना इम्प्रेस ना होना, बल्कि अपने इस्लामिक रूट्स पे जाना, आप रियासत तैयबा और पाकिस्तान जो अल्लाह के नाम पे बने हैं, क्यों बने, उसका बताया। और सबके क्वेश्चंस के लिए तो रज़िया ने बीच में उसने कमेंट दिया कि आई वांट टू थैंक द आर्मी चीफ towards and Pakistani nation for standing with the Kashmiri people, and thank you for writing a letter to me to support my father. क्योंकि रज़िया राइट्स लेटर्स टू द UN सेक्रेटरी जनरल, ह्यूमन राइट्स वॉच, ICRC, एंड आर्मी चीफ को भी रज़िया ने लेटर लिखा था कि मेरे पापा को सेव करने के लिए आप भी कैंपेन करें। तो उनका फ़ौरन जवाब आया कि मेरी प्यारी बेटी, हम कश्मीरी कौम के साथ, हम हर बच्चे के साथ हैं, और आपके फादर के लिए और सारे कश्मीरी लीडर्स के लिए, सबके लिए हम आवाज़ हैं और मॉरल पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक। छोटा जेस्चर, लेकिन उनकी देखें कि कितनी ज़बरदस्त तरीके से बच्ची को हील किया कि खुद से लेटर लिख कर उसको ये करना, वो एक बूस्ट करना होता है ना कॉन्फिडेंस को। और ये कस्टोडियंस का मतलब यही होता है, मुल्क और कौम के जो कस्टोडियंस होते हैं, मुहाफिज होते हैं, कि वो आपको सिक्योर फील कराएं। और आई थिंक ये बहुत ही अच्छा एक स्टेट्समैनशिप थी उनकी कि उन्होंने प्रॉम्प्टली बच्ची को रिस्पॉन्ड किया और बताया कि हम लोग खड़े हुए हैं। बेशक इंटरिम सेटअप है, बेशक पोलराइजेशन दिखाई जा रही है, मगर द पाकिस्तानी नेशन एंड द स्टेट स्टैंड। रज़िया के क्या इमोशंस थे उसके जब उसको रिसीव हुआ लेटर? शी वॉज एलेटेड, और वो बहुत ही प्राइड उसने फील की, क्योंकि
इंडियन फोर्सेस कश्मीरियों को मार रहे होते हैं, कत्लेआम कर रहे होते हैं, और क्या जुल्म कर रहे हैं हमारी फैमिली के साथ भी और सबके साथ, और इधर पाकिस्तान की आर्मी जो है पाकिस्तानी लोगों के साथ इतना ख्याल रख रही है, डिफेंड करती है, और सरहदों पे इवन AJK की जो LOC है उस पर डिफेंड करती है इंडियन एग्रेशन से। तो बहुत प्राइड उसने फील की, लाइक एनी चाइल्ड वुड, आई थिंक पेट्रियाटिक चाइल्ड वुड। और ये आई थिंक ये सिर्फ नॉट आसिम मुनीर साहब, आई थिंक जितने भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारे रहे हैं कश्मीर कॉज के साथ और आपकी मूवमेंट के साथ, सबका विजन और स्टैंड एक ही है कि कश्मीर पाकिस्तान के साथ है और पाकिस्तान के साथ ही रहेगा। अच्छा, जब से हमने पॉडकास्ट स्टार्ट किया ना, दिस इज़ गोइंग सो मच सीरियस एंड आई वाज थिंकिंग कि क्या आपकी वैसे नॉर्मल लाइफ भी ऐसे ही है, मूवमेंट्स, मीटिंग्स, हेक्टिक रूटीन्स, और मतलब बिल्कुल इसी तरीके से, नथिंग, कोई पर्सनल लाइफ, कोई मी टाइम, नथिंग? ऐसा तो नहीं हो सकता। पर्सनल टाइम होता है थोड़ा बहुत फैमिली के साथ, अम्मी के साथ, सिस्टर और बच्ची के साथ, मगर ये है कि उसमें भी इतना ऑब्सेशन है मुझे कश्मीर के साथ कि थोड़ी सी बात के बाद फिर आई एम बैक टू कश्मीर। बल्कि जब ये इंटरम मैंने ये पोर्टफोलियो संभाला तो बहुत से लोगों ने मुझे छेड़ा कि अब आपकी लैंडिंग हो गई है, पाकिस्तान को भी आप देख लें, आप पाकिस्तानी भी हैं, क्योंकि मुझे यहाँ का कुछ भी नहीं पता होता, इतना इंग्रोस्ड कश्मीर स्ट्रगल में कि मुझे वाकई वहाँ की एक खबर होती थी यहाँ का, तो वो भी मैंने फिर आई फेल्ट गिल्टी कि दिस इज़ माई ओन कंट्री और यहाँ के लोगों का भी उतना ही राइट है। बेशक उतनी सफरिंग नहीं है मगर मैं इनके लिए मतलब आई शुड फोकस। तो अब थोड़ा मैं वापस आई लैंडेड बैक हियर, और बट ये है कि पर्सनल लाइफ उस तरह नहीं है, कोई भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा अगर पर्सनल ज़्यादा सोचूं तो फिर बहुत ही आई फील वेरी सैड। अच्छा, लाइटर नोट की बात हुई है, यासीन मलिक साहब का आपके साथ जो था प्यारो, लव एट फर्स्ट साइट उसको हम कह सकते हैं, तो वो कैसे हुआ था? वहाँ आपके घर आए थे, मैंने थोड़ा बहुत आपसे सुना था, वो ज़रा हमारे व्यूवर्स को वो भी ज़रा बताइएगा वाकया, एक्चुअली हाउ ही प्रपोज और कैसे उन्होंने आपको लाइक किया, कैसे रिश्ता भेजा? कैन यू बिलीव इट, इट्स बिन सो मेनी ईयर्स। आई मेट हिम इन 2005 जून के फर्स्ट वीक में, and I was a student at that time, and can you believe that it's been so many years since I first met him, and उनकी मैंने स्पीच सुनी, उन्होंने लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है जो लौहे अज़ल पे लिखा है, वो मेरे साथ अभी भी the way he recited it echo करता है। क्योंकि अम्मी के साथ मैं गई थी, अम्मी हैज़ बिन इन पॉलिटिक्स, तो वो एक हिस्टोरिकल डे था, सारी हुर्रियत लीडरशिप आई हुई थी जनरल मुशर्रफ के दौर में पीस प्रोसेस में पंजाब हाउस के अंदर। तो हम लोग थोड़े लेट हुए बिकॉज ऑफ मी। मेरी एक ड्रॉबैक है, मैं थोड़ी सी लेट हो जाती हूँ और घर वाले सारे फिर कहते हैं क्या है, बिकॉज मे बी आई एम एन आर्टिस्ट, तो आर्टिस्ट लोग ज़रा थोड़े लॉस्ट और ड्रीमी भी होते हैं, दे आर नॉट दैट डिसिप्लिन, तो वो बड़ा थोड़ा होता है। तो लेट ही थे हम उस दिन भी मेरी वजह से। तो वो अपनी रिसाइट कर रहे थे तो सारा मीडिया आ गया था, हम लोग पीछे सीट्स में ली, और फिर उसके बाद मैंने उनकी ऑटोग्राफ ली, एंड आई लुक्ड एट हिम एंड आई वाज जस्ट स्टन्ड, जिस तरह के, और उन्होंने भी मुझे ऑटोग्राफ दी, वो आज तक आई हैव दैट ऑटोग्राफ विद मी। एंड उसके बाद फिर उनकी सिग्नेचर कैंपेन थी, और हैं भी बहुत हैंडसम असल में, मतलब कि इतना फिज़िकल टॉर्चर हुआ है उनके ऊपर कि हाफ बॉडी पैरालाइज्ड है, एक आंख बंद नहीं हो सकती, लिप्स आधे उन्होंने डैमेज किए हुए, कान की हेयरिंग नहीं है, मेटालिक हार्ट वाल्व है, जहर दे दिया था उनको जेल के अंदर। मतलब इतनी एलिमेंट्स के बावजूद भी ही इज़ सो चार्मिंग। अगर ये चीज़ें ना होती तो यू कैन इमेजिन ही वाज वेरी हैंडसम। तो और फिर उनकी जो शायरी में इंटरेस्ट, जो उनको सॉन्ग्स पसंद, मतलब और एक वो जो था ऑटोग्राफ, वो बेसिकली बहाना था उनको मिलने का बहाना था। और मतलब कि उनकी अगर मैं हर फैसेट निकालूँ ना उनकी लाइफ का, तब ही इज़ अ रियल लाइफ हीरो। मतलब इनकी लाइफ में एक्शन भी है, मुजाहिद थे सबसे पहले कश्मीर के, फिर एक पॉलिटिकल पीसफुल लीडर भी बने। फिर सबसे बड़ी बात होती है किसी भी इंसान में, सिर्फ मर्द में नहीं औरत में भी, मतलब कि एक इंसान बहादुर हो। एक तो होता है ना, आप नारे मारते हैं, आप लोगों को बाहर सड़कों पे निकालते हैं, या आप खुद कह रहे होते हैं कि तिहाड़ के दरवाजे खोलो, जहाँ पता है कि मकबूल भट्ट को भी फांसी दी गई, अफजल गुरु को दी गई, जो कश्मीरी गया उसको फांसी टंगता है तिहाड़ से। तो आप खुद कह रहे हैं कि मैं बेताब हूँ आने के लिए। मतलब कि ऐसा इंसान जिसको मतलब कि फांसी घाट चढ़ाया जा रहा है, लॉयर भी नहीं है, और वो किसी ट्रैंकुलाइज़र भी नहीं उनको दिया गया, और वो खुद पैदल चल के गए हैं जज के पास और कह रहे हैं सज़ा अनाउंस कर दो। और वो जज कह रहा है कि अनाउंस कोई राय, ही सिंह मैंने मौत की भीख नहीं मांगी, और सेंसेस में
कोई भी हैंगिंग जिसकी भी बड़े लीडर किया जाता है, उनको बाकायदा उनको दवाइयाँ दी जाती हैं कि ताकि वो नम हो जाएं। तो ही वाज टोटली इन हिज सेंसेस। तो जब मैं इनकी ये एस्पेक्ट्स देखती हूँ तो वो नेचुरली माई लव फॉर हिम इट गोज स्काई हाई। तो वो एक इस तरह की उनकी पर्सनालिटी का एक ऑरा है कि आई थिंक मुझे कहीं नज़र ही नहीं आता। ये रिश्ते वाली बात कैसे चली थी? रिश्ते वाली भी वही मैं कह रही हूँ कि इट इज़ पार्ट ऑफ द फेरी टेल दैट आई फेल इन लव विद हिम एंड सो डिड ही एंड ही प्रपोज्ड। ही डिडंट वेस्ट टाइम। जो होता है ना लड़के वेस्ट करते हैं, मैं आजकल के भी लड़कों को ये कहती हूँ, बी अ रियल हीरो। यू नो ये जो टाइम लेते हैं ना लड़की को कि भी मतलब कि हाँ मैं देख रहा हूँ, you should just tell the girl that you don't want to marry her and you want to get to know. ये लारे झूठे देना लड़की को, हाँ मैंने I love you, you're my life, तो मतलब कि ये झूठ से निकल जाए। आप बस he proposed I think within a few days he called up। जब वो निकल रहे थे उन्होंने 1.5 मिलियन सिग्नेचर्स कश्मीर के इकट्ठे करके मतलब गांव-गांव वो गए कि कश्मीर का मसला हल हो। तो फिर उसके बाद ही प्रपोज्ड, ही कॉल्ड अप माई मदर ऑन द फोन एंड ही सेड कि वही जो टिपिकल फॉर्मल बातें की। तो फिर उन्होंने कहा आपकी बेटी से भी बात करनी है। तो अम्मी को तब थोड़ा अजीब लगा था। फिर ही प्रपोज राइट अवे। तो फिर नेचुरली आई वॉज अ टीनेजर, तो बहुत मतलब आई वॉज यंग टू गेट मैरिड एंड फैमिली को कन्विंस करना विद यासीन मलिक, इट टुक 4 years. But he was determined. Okay, तो it took 4 years कि उनको satisfy करना है कि you want to marry him. Yes, I was also determined. तो but ये है कि family support. He went to America. He met my brother. मतलब कि बहुत ही I think उनकी सारी qualities अगर देखी ना, अगर किसी को ये कह रहे हैं कि मैं काम नहीं कर सकता तो वो मुंह पे बोल देंगे। ये नहीं है कि किसी को लारे देना, ये he doesn't believe। तो उनकी पर्सनालिटी में बहुत बड़ी पावर सच की है। तो ये क्वालिटीज़ जो हैं मैं चाहती हूँ कि मेरे अंदर भी आए, ब्रेवरी की और ज़्यादा आपके अंदर ना आए, पूरी यूथ के अंदर जो लोग देख रहे हैं उनके अंदर आए, हमारे अंदर आए इसी खूबसूरत नोट पे। मतलब आप देखिए ना हर लिहाज से न डर। तो आई थिंक वी शुड फॉलो सच आइडियल। डर की नेशन बिल्कुल परफेक्ट इस पे आ सकती है। धोखा नहीं दिया कभी वाओ किसी को। चलेंगे और बाकी अभी तक देखें कि कश्मीरियों को भी वो उम्मीद दिला रहे हैं के लिए। आज वो चाहें बार्गेन करके निकल सकते हैं, आज वो चाहें। और इसी तरह हमारी सारी हुर्रियत की क़यादत है। वी आर ब्लेस्ड कि आसिया अंद्राबी साहिबा हैं, शबीर शाह साहब हैं, मसरत आलम हैं और गिलानी साहब की देख लेना, उनकी कब्र भी इस वक्त सब जेल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक को बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर्स, और अल्लाह करे कि पाकिस्तान को भी ऐसे लीडर्स मिले जो मुल्क को जोड़ें, मुल्क को तोड़ें ना, इंतशार ना करें और सारे इंस्टीट्यूशंस इकट्ठे मिल के रोल मॉडल्स बने। जब कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा हो, कश्मीर आज़ाद हो और यासीन मलिक साहब दोबारा से आपके साथ मौजूद हो। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत सी दुआएं आपके लिए। और अब इजाज़त लेते हैं व्यूअर्स से। बिल्कुल, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और बहुत अच्छा लगा एंड वी रियली वांट कि मैं जैसे मैंने आगाज़ में बोला था कि जो रोल मॉडल होते हैं और जो विमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं ना, ये एग्जाम्पल है। दीज आर द एग्जाम्पल्स जिनको हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए, इनकरेज भी करना चाहिए और इन्हें फुल सपोर्ट देनी चाहिए, नेशनली भी और इंटरनेशनली भी। आई थिंक आज के पॉडकास्ट से इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट आपको मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।